Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video, we are going to know how to make a best research proposal. We'll know what should be the format, what should be the step you have to follow. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अगर पसंद आती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ ही कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेट दे दिया जाता है टाइम टू टाइम। उसके साथ ही हमारा ओपन डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई क्वेरी होती है तो वहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक सिलेक्शन करना है। रिसर्च प्रॉब्लम आपको सिलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया से। और जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लेंगे, अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करें। और मैं यहाँ पे आपको कोई टॉपिक नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। सो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊंगी, वो आपने खुद से करेंगे। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी कि आप किस तरीके से कैसे कैसे आप कहाँ पे किस पोर्शन में क्या लिखेंगे, क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्शन कर लेंगे। फर्स्ट पेज कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक के बारे में आप एक ओवरऑल इंट्रो देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे उसका। उसके बारे में बताएंगे कि ये चीजें कहाँ से जो है आई हैं इंडिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर वर्ल्ड में, कहाँ से ये वर्ड कॉइन हुआ, कहाँ से ये होता क्या है, इस पर किसने किसने बातें की हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारी चीजें जो भी आपने, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चाइल्ड लेबर पे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, चाइल्ड लेबर पे आपने अपना टॉपिक लिया और चाइल्ड लेबर कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कैसे बातें की गई है और ये शुरू कहाँ से होता है, आप एंशिएंट एरा से लेके हिस्टोरिकल पीरियड को, इन सारी चीजों को अपना उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको लिखेंगे। उसके बाद इसको आप अपने एरिया में या अपने जिले में आपका क्या वहाँ कंडीशन है चाइल्ड लेबर का, और उसके बाद इन फ्यूचर क्या इसकी क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। किसने किसने इसके बारे में वर्क किया है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद सोसाइटी में उसका क्या रिलेवेंस है, सोसाइटी में क्या उसके कितना ज्यादा चाइल्ड लेबर मतलब प्रमोट किया जाता है, किस क्या उस पर काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी चीजों को आप एक इंट्रोडक्शन में ओवरऑल दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही है जिसमें काफी सारे पॉइंट पॉइंट करके लिखा गया है। जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप ये लिखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे चाइल्ड लेबर है तो आप चाइल्ड लेबर पे क्या करना चाहते हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर इंडिया में इसका जो है अभी वर्तमान में इसका क्या वो है, परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में क्या इसमें कंसर्न है, क्या इसमें काम की जा रही है। तो चाइल्ड लेबर खत्म हो रहा है या फिर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो क्या है, तो इसका जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चाइल्ड लेबर का, तो उस पर आप काम करना चाहते हैं। तो उस चीज को आप लिखेंगे कि आप एक्चुअल में क्या ढूंढना चाहते हैं अपने रिसर्च में, आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे क्या बताएंगे कि मेरे पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है और मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इसकी दवा दीजिए। तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में यही लिखेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम, आप करना क्या चाहते हैं, और यही आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपको ये करना है कि जैसे आपने चाइल्ड लेबर किया, अब चाइल्ड लेबर पे और किसने काम किया है, किसी ने रिसर्च पेपर लिखी है, किसी ने जर्नल लिखा है, किसी ने कुछ बात कही है, किसी ने पेपर वगैरह में कुछ संपादकीय में कुछ भी, या कोई बुक है जहाँ पे इसकी बात की गई है, किसी हिस्टोरियन ने इसकी बात की है, किसी सोशोलॉजिस्ट ने इसकी बात की है, और किसी ने मतलब किसी ने इस पे जो भी काम किया है उस चीज को यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसको जो है पूरा यहाँ पे अच्छे से जो नाम वगैरह होता है, एपीआई वगैरह जो फॉर्मेट होते हैं उसमें लिखना होगा। जिस भी सब्जेक्ट के, आप आर्ट सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, तो उस तरीके से आपका जो एक लिखने का तरीका होता है कि आपको किस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा
वो हम आपको बता चुके हैं, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आप अगर आर्ट्स के हैं तो आपको आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, एपीआई में लिखेंगे, एमएलए में लिखेंगे, शिकागो में लिखेंगे, तो इन सारी चीजों को हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इनका जो टॉपिक है, इन्होंने इससे काफी सारे इंद्राणी, इन्होंने 2005 मॉर्टन, इन्होंने जो है 2008 में इस समय काम किया, तो ये आपको लिखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो पहला आपका हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत क्या है, आपकी क्या समस्या है, क्या ढूंढना चाहते हैं सोसाइटी में, किस चीज पे आप कंसर्न है, तो वो। उसके बाद आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन आपका आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अभी देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपकी अलग चीज हो गई, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, वो प्रॉब्लम तो है सोसाइटी में, लेकिन अब आप उसमें क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें आप क्या एड ऑन करना चाहते हैं, आप ऐसा क्या सोसाइटी में अपना आपका गोल है, एम है, जो आप उस प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट किया है और उसको सोसाइटी में आप लेकर आना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव आप मोस्टली 3 से 4 पॉइंट्स में लिखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं फैला के उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा या फिर ब्रॉड मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। फिर आपका आता है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस होता है कि जैसे आपने कहीं कुछ पढ़ा, पेपर में पढ़ा, बुक में पढ़ा, किसी ने बताया, किसी से सुना, इतने बड़े हो गए, कुछ तो नॉलेज आई होगी, तो उस चीज चाइल्ड लेवल पे आपको कुछ तो नॉलेज हो गई, अब आप पीएचडी करने आए हैं, इतने बड़े हो गए, इतना सब एक्सपीरियंस गेन किया, तो उससे आपको कुछ नॉलेज हुई, तो इससे आप एक अपना टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, या स्टेटमेंट बनाएंगे, या जैसे आपने एक टेंटेटिव अपना एजम्पशन बनाया कि अच्छा मुझे लगता है कि इस वजह से चाइल्ड लेबर है, तो जो आपको लगता है वही होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। आपको जो लगा कि चाइल्ड लेबर क्यों है, क्योंकि गरीबी है, क्योंकि पॉवर्टी है, लोग अपने बच्चों को जो है एम्प्लॉय करते हैं काम करने के लिए, जिससे उनके यहाँ 4 रोटी आए, 2 रोटी आ सके, और कुछ पैसे आ सके, जिससे उनका घर चल सके। तो ये जो आपका मानना है, यही आप हाइपोथेसिस में लिखेंगे। फिर जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे या फील्ड में उतरेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको वहां पे अगर ये चीजें आपकी प्रूफ हो जाती हैं, तो मतलब आपका हाइपोथेसिस ठीक है, एक्सेप्टेड है। अगर नहीं प्रूफ होती, मीन्स आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन आपकी रिसर्च वैलिड होगी, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है और नल भी हो सकती है, ठीक है। तो 3 से 4 हाइपोथेसिस बना लीजिए। जैसे कि आपने माना कि जो वैश्यावृत्ति है या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन है, वो गरीबी का कारण है। मन लोग महिलाएं गरीब होती हैं, उनके घर में खाने पीने का नहीं होता, या फिर उनको कुछ ऐसा सोसाइटी का अब मान लीजिए मेरा एक हो गया कि गरीबी, मेरा एक हाइपोथेसिस हो गया, गरीबी है प्रोस्टिट्यूशन का कारण, और दूसरा मेरा हो जाएगा कि सोसाइटी उनको इन्फोर्स करती है, सोसाइटी कहीं ना कहीं प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर में आकर वो जो है उसमें चली जाती है प्रोस्टिट्यूशन। तो मेरा दूसरा हाइपोथेसिस हो गया। तीसरा मेरा हो जाएगा कि एक ही होता है, और तीसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है आजकल की सब, जैसे मान लीजिए ग्रामीण परिवेश की महिलाएं शहरों में जाकर है, अब उनकी इच्छाएं, जो उनकी डिमांड होती है, उनकी फैंटेसी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इन चीजों में फंस जाती हैं, जिससे उनको जो है कुछ मतलब उनकी जैसे इच्छाएं बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वो इन चीजों में फंस जाती हैं, और एक पैसा कमाने का, ये मेरा जैसे कि सुना सुना मैंने कहीं सुना, और ये मेरा मानना है, तो मैं एक इसको भी हाइपोथेसिस मान लूंगी। तीसरा है कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं को जबरदस्ती ढकेला जाता है, तो इसको मान लो 4 हाइपोथेसिस मेरे हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, उम्मीद है, इतना डीप आपको कोई समझाएगा भी नहीं इस तरीके से। तो अब ये 4 मेरी हाइपोथेसिस होगी, 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा हाइपोथेसिस नहीं बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 4, ठीक है। और उसके बाद आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा, जिसमें आप किस तरीके से उस चीज का फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी थ्योरी लगाएंगे, उस पर कौन कौन सी थ्योरी काम करती है। जैसे इनका जो टॉपिक है, इस पे बहुत सारी थ्योरियां लगती है, जैसे कि अब मान लीजिए कि इनका टॉपिक ऐसा है जिसमें रामायण का भी परिप्रेक्ष्य आएगा, महाभारत का भी आएगा, बहुत सारी चीजों का आएगा, तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरी काम करती है। जैसे कि कोई भी सोसाइटी का एक चीज है, तो उसका जैसे हो गया ना कि द्वंद्ववाद हो गया, उसके बाद मटेरियलिज्म हो गया, तो ये सारी थ्योरी है, सिद्धांत है,
तो ये सारी थ्योरी काम करती है। अगर आपके उसमें जो आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उसमें कोई थ्योरी लगती है, जैसे अब यहाँ पे कलंक सिद्धांत है, स्टिग्मा थ्योरी है। स्टिग्मा मतलब होता है ना कि अगर जैसे महिलाएं विधवा हो गई तो उसको लोग एक विधवा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कलंक के रूप में समाज में देखा जाता है ना, वैश्यावृत्ति कलंक के रूप में देखा जाता है। तो ये स्टिग्मा सिद्धांत काम करता है। ठीक है, महिला उनको जो है कलंकित, उनको शादियों में नहीं बुलाएंगे, उनको कुछ शुभ कार्य में नहीं बुलाया जाएगा, तो उनको तरीके से समाज उनके ऊपर एक कलंक लगा देता है। तो ये सारी थ्योरियां काम करती हैं। ठीक है, तो आप आपके में अगर कोई ऐसा थ्योरी लगती है, ऐसा आपका टॉपिक है, ऐसा आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे थ्योरी लगाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारी थ्योरियों को हटा भी सकते हैं। फिर आपका आएगा स्टडी एरिया। स्टडी एरिया में आपने क्या चुना है, आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुना है। डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, बहुत कंसाइज मत करिएगा। ठीक है, तो आपने मान लीजिए प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट लिया, क्योंकि मैं प्रयागराज में हूँ तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट लिया, तो आप प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखेंगे कि किस सोसाइटी में कितनी तहसीलें, इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसीलें हैं, कितने यहाँ पे जो है लोग, जो भी आपका है, जैसे चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड में कितने कितने परसेंट चाइल्ड हैं, कितने परसेंट महिलाएं हैं, क्या गरीबी, कितने लोग गरीब हैं, इन सारी चीजों का डाटा आपको मिल जाएगा सरकारी वेबसाइट वगैरह से। आप या फिर जाके आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। और उसके बाद आप कितने हेक्टेयर में, सब चीजें लिख देंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि इतने परसेंट चाइल्ड लेबर है, ये भी आपको मिल जाएगा। अभी देखेंगे, बाद में जब रिसर्च करेंगे तो वो आपका बाद की बात है, लेकिन अभी जो आपका डाटा मिलता है वो गूगल से कर लेंगे। फिर आपका आता है सैंपल साइज, आप कितने लोगों को लेंगे, जैसे चाइल्ड लेबर आप कितनी फैमिलीज को लेंगे, कितने जो है बच्चों को लेंगे, कितने लोगों पर आप रिसर्च करेंगे, और जिससे आपको ये लगता है कि जो आपका रिसर्च है वो वैलिड हो सकता है, आप उसको जो है मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि कोई बात होती है और उसके बाद कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 5 लोगों से पूछ लो। 5 लोग अगर कह देंगे और मेरे पास हैं 20 लोग, तो हम कह देंगे कि 5 लोगों से पूछ लो। ठीक है, मेरा जो पॉपुलेशन है वो 20 लोगों का है, और हम उसमें से कह देंगे कि 5 लोगों से पूछ लो, और अगर 5 लोग कह देते हैं मीन्स, हाँ 20 में अगर 5 कहते हैं तो मतलब एक काफी ठीक ठाक लोग उसका जो है कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मेरा जो बात मैंने कही थी वो सही है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें से आप उतने लोगों को लेंगे, और अब जैसे आपका 100 है तो आप उसमें से कर सकते हैं कि 50 लोगों को ले सकते हैं। तो 50 लोग का आपका जस्टिफाई कर देंगे कि भाई 100 में से 50 लोग, यानी 50% लोग आपके इस चीज से सहमत हैं। तो उसी तरीके से आप उतना पॉपुलेशन लेंगे, वो आपने उसके अकॉर्डिंग लेंगे, जैसा भी आपका हो। फिर आता है सैम्पलिंग टेक्निक। आप कैसा सैंपल लेंगे, जैसे कि आपने नेट का एग्जाम दिया होगा, एमए पढ़ा होगा, या फिर जो भी आपने पीजी किया है, तो सैम्पलिंग आपने पढ़ा होगा रिसर्च में। सैम्पलिंग में ये होता है कि आप किस तरीके से सैंपल इकट्ठा करेंगे। आप जैसे कि सैंपल ये है कि मेरा पॉपुलेशन है 1000 लोगों का, आप मुझे उसमें से सैंपलिंग लेनी है, तो हम जाके ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम जाके अगर ऐसे नॉन रैंडमली, मतलब अपना एक पर्पस बनाएंगे कि मुझे इतने लोगों को लेना है, मुझे इतनी वुमेन्स को लेना है, इतने मेंस को लेना है। स्नोबॉल का मतलब ऐसे होता है, और या फिर स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये आपको डिसाइड करना है, फिर सैंपलिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आता है टेक्निक इन डाटा कलेक्शन। तो कौन कौन सी टेक्निक होगा, इंटरव्यू लेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे कि शेड्यूल लेंगे कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, किस तरीके से फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आप किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो जैसा आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा, आप जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर में आप फोकस्ड ग्रुप भी कर सकते हैं कि जाके, फोकस्ड ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ फैमिलीज को या फैमिली मेंबर के जो वहाँ के जो मेल हेड होते हैं या फिर जो मुखिया होते हैं, उनको बैठा के आप उनसे पूछेंगे कि उनका डेप्थ मतलब जो फोकस जो करके फोकस होके उनसे बातें करेंगे, उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को कि क्यों आपने बच्चों को भेजा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ऐसे जाकर डिस्कशन करेंगे, सर्वे कर सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डाटा एनालिसिस आप करेंगे। डाटा आप जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपने डाटा कलेक्ट किया कि इतने परसेंट बच्चे जो है चाइल्ड में है, इतने से इतने उम्र के बच्चे जो चाइल्ड लेवल में है। ठीक है, इतनी फैमिलीज, तो उसके बाद आप पूरा डाटा को डिफरेंट तरीके से उसको जो है समराइज करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जाकर कौन कौन से आपका डाटा कलेक्शन मेथड होगा, इसको आपको लगाना होगा आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो स्टेप भी देखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन की मतलब जैसे आके आप ऐसे जाके किसी के घर में नहीं घुस जाएंगे कि मुझे बताओ आपके घर का बच्चा
जो है उसमें काम करता है क्या, चाइल्ड लेबर में काम कर है, चाइल्ड लेबर है क्या। तो आप ऐसे किसी से नहीं, आप पहले जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे उनको कन्विंस करेंगे कि मुझे आपसे बात करनी है, आपकी प्राइवेसी रखी जाएगी, आपका कुछ ऐसा वायलेट नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब उनको अपने आप अंडर कॉन्फिडेंस ले लेंगे, उनकी जो प्राइवेसी को आप कंसर्न कर दिखाएंगे, तब वहां पे आप जाके। और फिर आपका आता है इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, मतलब कि आपका ये जो रिसर्च आपने किया है, जो आपका टॉपिक है, ये क्या इसका इम्प्लीकेशन है सोसाइटी में, इसकी क्या रिलेवेंसेस है, उसको आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। और देन आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब आपने इसको कहाँ से पढ़ा है, आपने इसको कहाँ से जो है अपने मैटर कहाँ से आपने लिया है, क्या आपका बुक वगैरह है, क्या आपकी जो है जर्नल है, रिसर्च पेपर है, क्या आपने पढ़ा है जहाँ से आपने इस चीज़ को कॉपी किया है। और रेफरेंसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो अगर मान लीजिए आपने इसको बनाया, प्रपोज़ल बनाया, और ये आपको उतना ज़्यादा, मतलब आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उतना नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब आप थीसिस लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है कि आप रेफरेंसिंग करें। आप जिस चीज़ को भी ले रहे हैं, जिसका भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, मैटर यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को रेफरेंस करें, ठीक है। वरना ये जो कॉपीराइट कंटेंट हो सकता है, जो कि आपको प्लेगरिज्म में आपका डिटेक्ट हो सकता है, तो आपकी हो सकती है कि डिग्री भी कैंसिल हो जाए अगर एक लिमिट के बाद अगर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको आपको देखना है और समझना है कि कैसे कैसे क्या है। वो सब उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो जो है पॉज कर करके और आप पूरा टॉपिक अच्छे से देख सकते हैं। तो था ये सारी चीज़ें थी, और उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर उम्मीद समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और रही बात आपको कि हिंदी में या इंग्लिश में किस में बना सकते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।